कि आप सब ने मुझे बेंगलोर में और बेंगलोर के हार्ट में, ये मिडवे बिल्कुल बेंगलोर का है, यहाँ पे आपने इस माइथिक सोसाइटी में बुला करके और सुनने का भी सुनाने का भी एक अवसर दिया है आपने। आई एम सो ग्रेटफुल टू द बेंगलोर सिटीजन्स एंड दिस माइथिक सोसाइटी। भारतीय मजदूर संघ एक अपना संगठन है, उसका राष्ट्रीय अधिवेशन पटना में चल रहा था। मैं उसका स्वागताध्यक्ष के नाते वहाँ पे कल दिन भर था और उसका थोड़ा नारा वारा वाला आदि होता है, इसलिए मेरा गला भी थोड़ा फंसा हुआ है। BAMS की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान, वो सब हम लगा रहे थे सबके साथ में। थोड़ा आवाज रात में आवाज चला, फिर सवेरे यहाँ पहुंचा। क्योंकि मैं आई डिडंट वांट टू मिस दिस प्रोग्राम। ये मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने याद मुझे किया। और एक बड़ा महत्वपूर्ण इशू है, इस इशू पे हम सब लोग लगातार देश दुनिया में हम लोग सुन रहे हैं। और तो मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर, एक तो मैं सीता की धरती से आया हूं और ये धरती हनुमान की धरती है। तो सीता का कितना प्रसाद आशीर्वाद मिला था हनुमान को, आप सब जानते हैं। अभी हनुमान जयंती हुआ है और हनुमान को कहा गया कि मोस्ट ब्लेस्ड गॉड। राम का आशीर्वाद, शिव का आशीर्वाद और सीता का आशीर्वाद। तो हम उस सीता की धरती से हैं, वही जो धरती मिथिला है, विदेह जिसे कहते हैं, जनकपुर कहते हैं, हम वहीं के रहने वाले हैं। और हम सब लोग जहां जाते हैं, मैं कहता हूं ये जो पीला वस्त्र है, ये यही दिखाने के लिए कि मैं कन्या पक्ष का हूं। मतलब मैं सीता के पक्ष का हूं, आप सब हनुमान और राम के पक्ष के होंगे। इसलिए ये मैं रखता हूं परमानेंटली, क्योंकि यही मतलब कि ये संकेत है। आप देखेंगे जब भी शादी ब्याह में जाते हैं लोग, शादी वादी का मैच करने के लिए, खोजने के लिए, तो ये पीला वस्त्र लेके दे के जाते हैं लोग। ये वस्त्र प्रतीक है कि ऐसे है तो शुभ का लक्षण है ये, लेकिन हम इसको क्लेम कर लिए कि ये कन्या पक्ष का है ये पीला। ये तो हम सब आपको हम सब सीता की धरती से भी आशीर्वाद दे रहे हैं कि हनुमान और राम की धरती को आप लोग को पूरा प्रसाद आशीर्वाद मिले। क्योंकि हम ये मानते हैं कि पहले स्त्री है तब राम है, पहले स्त्री है तब पुरुष है। ये मेरा स्पष्ट मानना है, उसमें कोई विवाद का गुंजाइश नहीं है। मित्रों, अंबेडकर दुनिया में कोई एक पर्सनैलिटी है, एक हस्ती है जिसकी लगातार फॉलोइंग बढ़ रही है दुनिया भर में, कोई इंडिया में नहीं, दुनिया में एक पर्सनैलिटी है जो जिसकी लगातार स्वीकृति, अप्रूवल कहें, इंडोर्समेंट कहें, सर्टिफिकेशन कहें, ये लगातार बढ़ रहा है। उस हस्ती का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। वो भारतीय आइकॉन है। अभी कई यूनिवर्सिटी ने अंबेडकर चेयर शुरू किया है, दुनिया की यूनिवर्सिटी ने, ऑक्सफोर्ड का हो, कैम्ब्रिज का हो, अमेरिकन यूनिवर्सिटी हो, कई यूनिवर्सिटी में खोला है। कई जगह उनके स्टैच्यू लग रहे हैं, कई जगह उनके नाम पे थिंक टैंक बन रहा है। ये मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि हम उस धरती के हैं जिस धरती से डॉक्टर बाबू जगजीवन राम भी आते हैं, रामविलास पासवान जी आते हैं, पहला चीफ मिनिस्टर भोला पासवान शास्त्री जी जो हम उसके परिवार के थे वो हुए थे। तो डॉक्टर अंबेडकर की स्वीकृति इस तरह से बढ़ रही है, निश्चित तौर से उसको संघ ने समझा, RSS ने समझा है, भारतीय जनमानस ने समझा है कि भारत का एक पर्सनैलिटी जिसकी लगातार स्वीकृति बढ़ रही है तो डॉक्टर अंबेडकर है। और अंबेडकर के बारे में भी इंडिया में भी, भारत के अंदर में भी जो अंबेडकरवादी कहते हैं, उनके द्वारा भी काम, शोध भी हो रहा है, बोध भी हो रहा है। परिणाम क्या था कि शोध तो हो रहा था मगर बोध नहीं था। तो शोध और बोध नहीं होगा तो गतिरोध प्रतिरोध खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए जो गतिरोध है, प्रतिरोध है, अवरोध है,
वो खत्म तभी होगा जब शोध और बोध दोनों होगा। वह गतिरोध रेसिस्टेंस, सोशल रेसिस्टेंस हो, पॉलिटिकल रेसिस्टेंस हो, इंटेलेक्चुअल रेसिस्टेंस हो, इकोनॉमिक रेसिस्टेंस हो, और अब मैं कहता हूं कि चाहे फिलोसॉफिकल रेसिस्टेंस भी अगर हो तो हमें अंबेडकर में देखना पड़ेगा हम लोगों को। ऐसे हम सब लोग मित्रों, हम जानते हैं कि आंख जो आईज हमारा है, महिलाओं की आंखें बड़ी तेज होती है। महिलाओं की आंख समझ जाती है कि कौन सा पुरुष हमें किस निगाह से देख रहा है। ये पुरुष का निगाह नहीं देख सकता है। तो आंखों की अपनी भाषा होती है, आंखों की अपनी भाषा होती है और आंकड़ों की अपनी भाषा होती है। आंकड़ों की अपनी भाषा होती है और आंखों की अपनी भाषा होती है। शायद अंबेडकर जी आंखों की भाषा को खूब समझते थे। आंकड़े की भाषा का समझना आसान होता है और आंखों की भाषा को समझना थोड़ा कठिन होता है। इसीलिए शायद हम लोग 10 साल 20 साल बाद उनकी तर्जुमे को समझ रहे हैं। ठीक कहा कि बहिष्कृत भारत से आउटकास्ट इंडिया टू इनलाइटेंड इंडिया, उसी ढंग से पॉलिटिकल पार्टी का नाम उन्होंने दिया। पहले जो बनाया पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने उसका नाम दिया इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, और जब बाद में बनाया पार्टी उन्होंने उसका नाम दिया रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, मतलब लेबर टू रिपब्लिक। कैसे? उन्होंने कहा कि श्रमिक से बाकी गणिक तक, मतलब पहले श्रमिक जो वर्किंग क्लास है उसको लिया पहले उन्होंने। और जब रिपब्लिक की बात करते हैं वो, तो शायद वो चारों क्लास की बात करते हैं, ब्राह्मण की बात, क्षत्रिय की बात, वैश्य की बात और शूद्र की बात। जब लेबर पार्टी का उन्होंने गठन किया था, उसका मतलब ये रहा होगा कि हमारे लोग वर्कर हैं, हमारे लोग सर्विस होल्डर्स हैं, सर्व करने वाले लोग हैं, सर्विंग कम्युनिटी है, इसलिए हम ये पार्टी बनाएंगे। लेकिन जो जो उनकी मैच्योरिटी बढ़ती गई, जो तो उन्होंने उसका नाम जो है सो आया रिपब्लिकन पार्टी पे। कैसे बहिष्कृत प्रबुद्ध हुआ और कैसे लेबर रिपब्लिक हुआ, ये बड़ी बात है। रिपब्लिक के जो वर्ड का एक ह्यूज कनोटेशन इज देयर। रिपब्लिक मीन्स सिटीजन, लोक, जन, विलेज, रूरल, डेमोक्रेसी, सब उसमें आ गया। वर्किंग क्लास आ गया, प्रिस्ट क्लास आ गया, वॉरियर क्लास आ गया, ट्रेडिंग क्लास आ गया, सब उसमें आ गया। रिपब्लिक मीन्स एवरीवन, एवरीथिंग, एवरी सिस्टम। तो ये बातें अंबेडकर के भी अपने स्टेज जो थे उनके इवॉल्व करता था। उनका एक एक जो स्टेज ऑफ इवॉल्व किया, उस इवोल्यूशंस का, इसलिए कोई कहे कि वो बहुत रिवॉल्यूशंस था, ऐसा नहीं था, इवोल्यूशंस था उनपे। ग्रेजुअली जो इंडियन साइकी है, भारतीय जनमानस से ही है, धीरे धीरे समझना, ग्रेजुअली डिपेंडेंट होना, इंटरडिपेंडेंट होना, इंडिपेंडेंट होना, फिर इंटरडिपेंडेंट होना। मतलब हम व्यष्टि से समष्टि, इंडिविजुअल से इंस्टीट्यूशन की यात्रा, इंडिविजुअल से इंस्टीट्यूशन की यात्रा, व्यक्ति से संस्थान की यात्रा। उनका जीवन पूरा एक जर्नी था कंप्लीटली। और जो कुछ भी उन्होंने कहा होगा उस समय में, वो उनका आक्रोश था। वह उसको अगर आज कुछ देखेंगे आप, तो कुछ बातें हमें अच्छी लग रही है, कुछ बातें जो खराब लगने वाली बातें लग रही अगर है, तो वह भी समाज को आईना दिखाने के लिए था। वह उस समय के लिए से जो बातें कह गए, हो सकता है उस समय रिलेवेंट रहा होगा, आज उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। इससे उनके सब चीजों को हम देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आएगी। इसलिए उनके उस समय में जो रेलिवेंसी था, जो कहा उन्होंने, लेकिन तब भी उस समय जो उनका रेजिलियंस था, जो अकोमोडेशन था उनको एडजस्ट करने का, जो क्षमता था उनका, और जो कहने का हिम्मत था, तो करेज था उनमें, फियरलेस थे। फियरलेस होके बदजुबानी नहीं था उनका, निर्भय होकर के सही बात कहते थे। सही को सही कहना, गलत को गलत कहना,
ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये कह सकते हैं कि ये अल्टीमेट ट्रुथ है ये, कि हम सच को सच कहें। इसीलिए कुछ बातें उनकी उस समय लोग अच्छी नहीं लगी होगी, या आज भी जो कुछ उनके लोग कहते हैं वह गलतफहमी में कह रहे हैं। जैसे 22 प्रतिज्ञा उनका था एक, वह 22 प्रतिज्ञा में कई ऐसी बातें हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती है। हमने उस 22 प्रतिज्ञा के विषय हमने 22 संकल्प बनाया हमने। अगर आज वो जिंदा होते अगर, तो कहते निश्चित तौर से कि जो एकादश व्रत है गांधी जी का, जिसमें यम नियम सब है, तो यम नियम मिला के 11 हुआ। लोहिया का सप्तक्रांति जो है 11 सात 18 हुआ। और खुद अम्बेडकर का जो 3 मंत्र है, एजुकेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, 21 हुआ। और दीनदयाल का जो अंत्योदय मंत्र है वह मिलकर 22 हो गया। अगर आज वो जिंदा होते अगर हो, तो आज ये 22 कहते हो। उस समय का रेलिवेंस था, उस समय जो झेला उन्होंने, उसके बारे में कहा उन्होंने। मित्रों, जो करुणा को जिन्होंने, करुणा एक शब्द है, कंपैशन एक वर्ड है, यह वर्ड संस्कृत का ही है, बुद्धा से उसको जोड़ा जाता है। तो जिन्होंने कारुणिक धारा को पकड़ा, बुद्धा बुद्धिज्म की धारा को पकड़ा, करुणा, अपने तमाम हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का जो करुणा है वही करुणा सागर कहा गया है। तो उस करुणा सागर में डुबकी लगाया उन्होंने। इसलिए उस समय उन्होंने क्या कहा छोड़ दीजिए उनकी बातों को। अगर आज वो होते अगर, तो आज क्या कहे होते, ये बड़ी बात है मित्रों। और जिस ढंग से गांधी से उनका डिफरेंस, हम लाख कह लें हम लोग, डिफरेंस रहा होगा उनका, लेकिन गांधी से बातों को दो टूक बात कहना, दो टूक बात कहना, और उनसे लगातार आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट करते रहे वो सब लोग। और जो उन्होंने लिखा है रिवॉल्यूशन काउंटर रिवॉल्यूशन लिखा है, उसमें लिखा भी उन्होंने कि हमने बहुत कुछ गांधी से सीखा भी और गांधी को सिखाया भी। ये वो कहते थे, ये कहने का हिम्मत उन्हीं में था कि सीखा भी उनसे और मैंने सिखाया भी उनको। तो रिवॉल्यूशन काउंटर रिवॉल्यूशन बात वो कहते थे वो। इसलिए मित्रों, लगातार इस पे काम हो, इस बात की आवश्यकता है। और इस माइथिक सोसाइटी में आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और मैंने कह रहा हूं कि जो भी लोग हैं बड़े सीरियस लोग सब हैं, रिसर्चर्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, मोबिलाइजर्स हैं, कैंपेनर्स हैं, आप सब लोग हैं। इसलिए उनको समझना, जानना, ये बात इसकी आवश्यकता है। इसीलिए हम सब यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं जानने के लिए अम्बेडकर के बारे में। तो एक तो मैं कहूंगा मित्रों कि अपने इस समाज में अम्बेडकर को, या कि 4 बातें बड़ी ही इस देश में बहुत ज्यादा, मतलब कि कहते हैं कि सब बहुत पिंचिंग बातें हैं और इसमें बराबर विवाद होता है। उसमें निश्चित तौर से 4 बात तो है। एक तो अम्बेडकर की पर्सनैलिटी खुद में है, दूसरा रिजर्वेशन का इशू है, तीसरा कास्ट का इशू है, और चौथा एम्प्लॉयमेंट का इशू है। ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, जिस इशू पे हम सब लोग अपने अपने ढंग से बात करते हैं और उसका अपना अपना अप्रोच है। जैसे मेरा ही अपना मानना है कि साहब कॉर्पोरेट से कॉर्पोरेट की ओर जाना। आज हम लोग कॉर्पोरेट की ओर जा रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर एम्प्लॉयमेंट लेना अगर है तो कॉर्पोरेट नहीं, कोऑपरेट की ओर जाना होगा। हम लोग जो कोऑपरेटिव का क्षेत्र है वहां जाना होगा। जो एम्प्लॉयमेंट न तो सरकार के यहाँ है न प्राइवेट सेक्टर में अब है, जो बचा हुआ है वही बचा रह जाए, बहुत बड़ी बात है। तो अब सब हमको आना होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे आना होगा। तो कोऑपरेटिव सेक्टर एक है। तो अम्बेडकर एक निश्चित तौर से, मैंने जो कहा विदेशों में अम्बेडकर चर्चा अगर हो रही है तो कई महीने में हो रहा है। अभी सिएटल के काउंसिल ने, वहां के कॉर्पोरेशन ने वहां पे अनटचेबिलिटी को, कास्ट को वहां पे एक मान्यता दे दिया है। अंबेडकर के नाम पे सिएटल के कॉर्पोरेशन ने कह दिया कि वहां रेशियल डिफरेंशिएशन है, उसी कास्ट को डिफरेंशिएशन मान रहा है कि कास्ट भी एक फैक्टर है। और कहते हैं लोग कि इंडियंस ने कास्ट को केवल इंडियन पेनिनसुला में नहीं दुनिया में ले गए।
ये एक का दृष्टिकोण है। लेकिन वही ये भी दृष्टिकोण चल रहा है कि ये एक जो चल रहा है उसको रेस के बराबर एटपार कर दिया है, उसको हमारे लोगों ने ऑब्जेक्ट किया है कि ये रेस डिफरेंट है, कास्ट डिफरेंस है। तो अपने अपने ढंग से, इसलिए मैंने कहा कि जो उस इश्यू पे अंबेडकर का नाम लेकर के उसके अपने प्रॉज है, अपने कॉन्स उसके, तो दुनिया में बातें चल रही है। इस ख्याल से हम सब लोग को अंबेडकर को जानना, समझना, नजदीकी से देखना समझना होगा हम लोग को। अब कुछ लोग कहेंगे कि अंबेडकर तो ये इशू हम लोग का है ही नहीं, ये इशू तो दलितों का इशू है। मुझे आज खुशी इस बात की है कि आप सब लोग और इस मिथिक सोसाइटी में आप क्या चर्चा कर रहे हैं। ये मुझे खुशी इस बात का हुआ कि अंबेडकर केवल दलितों का डोमेन नहीं है, ये संपूर्ण समाज का डोमेन है, ये संपूर्ण समाज का क्षेत्र है, ये संपूर्ण समाज का एक एजेंडा है। ये बड़ी बात है मित्रों। ये केवल छोड़ नहीं दिया गया है कि इसके लिए केवल अमुक लोग करेंगे, अमुक जाति करेगा, अमुक समूह करेगा। उस डोमेन को आपने अप्रोप्रिएट करने का प्रयास किया, ये अच्छी बात है मित्रों। ये क्षेत्र हमारा है, ये विषय हमारा है, ये थीम हमारा है, ये एजेंडा हमारा है मित्रों। ये देश भर में ऐसे करने की आवश्यकता होगी कि थीम सबका हमारा है। हम समाज के जो भी समस्याओं को, देश की समस्याओं को ही देखते अगर हैं, तो केवल ये नहीं कि साहब दलित का इश्यू दलित उठाएगा और बाकी समाज का इश्यू, जैसे मैं कहता हूं शेष और विशेष, मैं दो शब्द कहता हूं, शेष समाज और विशेष समाज। हम लोग विशेष हैं, बाकी लोग शेष हैं। विशेष इसलिए हम लोग हैं कि हमें संविधान ने अधिकार दे रखा है। इसलिए आज की तारीख में संविधान द्वारा स्थापित कोई ब्राह्मण अगर है तो SC ST है। तो हम लोग विधि द्वारा बनाए गए ब्राह्मण हैं, बाकी वेद के द्वारा बनाए गए ब्राह्मण होंगे। ये विधि और वेद का फर्क है। ये तो हम लोग विधि के ब्राह्मण हम लोग हैं। इसलिए हम ये मानते हैं मित्रों कि हम सब लोग, आज ये स्थिति है तो इस ढंग से मैं कह रहा था कि इन चीजों को समझने का प्रयास पहले करना चाहिए। इसलिए विधि हो या वेद हो, हम सबको समझने का प्रयास करें। और मैं तो इस बात के लिए बड़ा आभार व्यक्त करूंगा, एक ग्रेटफुल हूं कि ब्राह्मणवाद पे इतना हमला हुआ इस देश में। तमाम इन्वेडर्स ने, एग्रेसर्स ने, ऑक्युपायर्स ने यहां के लोगों को तोड़ के हमला किस पे किया? तो ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। लेकिन ब्राह्मण समाज यहां का जिस धैर्य पूर्वक अपने ज्ञान परंपरा को आगे लेके बढ़ा है, उसको हम प्रणाम करते हैं मित्रों, प्रणाम करते हैं। कितने हमले हुए, पेरियार ने हमला किया, बुद्धा ने हमला किया, महावीर जैन ने हमला किया। किसने हमला नहीं किया इसको? बाहर के जो लोग आए सो किए, यहां के लोगों ने हमला किया। तब भी हमारा नॉलेज सिस्टम बचा के रखा उस समाज ने। वह समाज निश्चित तौर से हम लोग के लिए नमन योग्य है, प्रणाम योग्य है। वो समाज बड़ी बात है। इसे इतने हमले के बावजूद भी जो बचा हुआ हमारा है, जो हमारा दर्शन बचा हुआ है, जो हमारा मूल्य बचा हुआ है, उस समाज को हम प्रणाम करते हैं। आगे आगे हम सब लोग कैसे होकर चले, ये उसी की तैयारी है मित्रों। इस संपूर्ण समाज में कुछ बातें अगर है तो हमको उसको समझना होगा। ये विषय समझने का है। कोई ये कह ले कि साहब हम तो समझ गए हैं, हम तो जान गए हैं, ये विषय हमारा नहीं है। हम ये मानते हैं, मैं मानता हूं कि इन विषयों को समझने वाले का 3 कैटेगरी है। 3, मैं मानता हूं कि जाति या अंबेडकर को समझने वाला 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक को मैं मानता हूं कि कॉन्शस कास्टिस्ट है, कॉन्शस कास्टिस्ट मैं मानता हूं एक ग्रुप है। एक है सब कॉन्शस कास्टिस्ट है, एक है जो अनकॉन्शस कास्टिस्ट है, मतलब चेतनशील जातिवादी, एक अर्ध चेतनशील जातिवादी, एक बिल्कुल अचेतन जातिवादी। अब कुछ आरक्षण में के कारण जो है, कुछ शेष समाज ने कहा कि आरक्षण हो गया
इसलिए शायद हम पिछड़ गए। और जो विशेष समाज वो कह रहा है कि आरक्षण है तो हमको कौन रोकेगा कलेक्टर बनने से, एसपी बनने से। हो रहा है वही, काबिल लोग जिस जाति में हैं वो काबिल लोग की पूछे वही पास कर रहे हैं या मेंशन। लेकिन जो भटके हुए लोग हैं उनको लगता है कि सब कुछ आरक्षण ने रोक दिया, और जिनको मिला हुआ कहते हैं साहब हमें सब कुछ मिल जाएगा, तो ना ये कुछ कर पा रहा है ना वहां कुछ हो पा रहा है। एक्स्ट्रा एफर्ट के बिना तो कुछ होना नहीं है, कुछ हो रहा नहीं। अब तो SC ST के लोग टॉप कर रहे हैं यूपीएससी में, IIT में टॉप कर रहे हैं, ओबीसी के लोग टॉप कर रहे हैं। मतलब ये कि जो जहां मेहनत करने वाला है वहां अच्छा करता है मित्रों। जो मैंने कहा कॉन्शियस कास्टिस्ट, सब कॉन्शियस कास्टिस्ट और अनकॉन्शियस कास्टिस्ट, इस तीन को मैं बताऊंगा फर्क करके। कांग्रेस वाले, कम्युनिस्ट वाले होंगे तो आप देखेंगे, आप कांग्रेस और कम्युनिस्ट वाले चूंकि उसमें फ्रीडम मूवमेंट में साथ रहा और आम जनमानस को साथ लेके थे, तो जाति कहां कहां पिंच करता है, कास्ट कहां कहां कास्ट के एक्सपर्शन है या कहां कहां वो क्या हो सकता है, वो अधिक समझता है कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट। इसलिए मैं उन्हें कहता हूं कि दे आर द कॉन्शियस कास्टिस्ट। जेएनयू में लगातार वहां पे टीचर्स में कम्युनिस्ट हावी रहे, मगर आज भी वहां पे प्रोफेसर केवल शेड्यूल कास्ट 2 ही है। अब जब लोगों ने कुछ बदलाव निजाम का हुआ है, जब सब कुछ बदलाव हुआ है तो वहां अब 10-12 हो गए हैं। अब मतलब वो जानते थे कॉन्शियस कास्टिस्ट, उसका इस्तेमाल कहां तक करना है, कहां तक ले जाना है। कहने के लिए साहब कि साहब हम सब गरीबों के लिए हैं, मगर कहां तक ले जाना है। एक जेएनयू का मैंने एग्जाम्पल दिया मैंने, और आज भी बंगाल में SC ST को तो आरक्षण है, ओबीसी को आरक्षण नहीं है। मतलब उनके लिए ये बातें कि स्पेशल प्रोटेक्शंस का है, वो कहीं उठता ही नहीं उनके लिए। कहते सब कुछ वर्ग है, जाति है ही नहीं। लोहिया ने वही कहा, लोहिया ने कहा कि यहां पे क्लास ही कास्ट है भाई, क्लास ही कास्ट है। अब ये समझने को तैयार नहीं, तो मैं मानता हूं कि वो कॉन्शियस कास्टिस्ट है। उन लोगों ने जानबूझ के इग्नोर किया, साइडलाइन किया और मेन स्ट्रीम में नहीं आने दिया दलित समाज को। दे आर द कॉन्शियस कास्टिस्ट। सब कॉन्शियस पे मानता हूं जो सोशलिस्टिक लोग यहां पर आए, चाहे लोहिया थे, चाहे मुलायम सिंह थे, चाहे लालू जी हैं, चाहे रामविलास जी आए, चाहे नीतीश जी हैं, ये लोग कब क्लास पे कास्ट और कब क्लास कास्ट पे क्लास कह देंगे, और दोनों में कुछ नहीं करके परिवार पे चले आते हैं लोग। न क्लास रहा न कास्ट रहा इन सब लोगों का, सब परिवार के हो गए, जाति के भी होके नहीं रहे, जाति के भी होके नहीं रहे सब लोग। ये सब क्लास कास्ट की बात करते करते अपने परिवार पे आ गए सब लोग, तो आज उनका भी नाश हो रहा है। हाँ, हम लोग जिस स्कूल ऑफ थॉट के हैं, हम लोग अनकॉन्शियस हैं, अनकॉन्शियस है, हमें पता नहीं है, हम पता लगा रहे हैं, हम जान रहे हैं, हम देख रहे हैं कि दर्द कहां पर है, कहां सुपिंच कर रहा है। आज यही प्रयास है, यह प्रयास लगातार मैं मानता हूं कि RSS ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले 50 साल से किया, मगर जो फॉलोइंग्स के लोग उनके हैं, हम सब अब 10-20 साल में घुसे हैं इस विषय को जानने के लिए। तो हमें जानना पड़ेगा, इस देश में जाति यथार्थ है, कास्ट इज अ रियलिटी, कास्टिज्म इज ब्रूटैलिटी, स्टिल हिंदुइज्म इज फुल ऑफ चैरिटीज। जाति यथार्थ है, जातिवाद व्यर्थ है, फिर भी हिंदू समर्थ है, हिंदू समर्थ है। यह जानना होगा। समस्या को हम समझेंगे नहीं अगर, तो समस्या का निराकरण कैसे होगा। समस्या को हम इग्नोर करेंगे अगर, समस्या को हम बाईपास करेंगे, बात समझ, समस्या समझना चाहिए है। जाति में शादी बच्चे करे अच्छा लगता है, जाति से बाहर बच्चे शादी करे थोड़ा खराब लगता है। भले समाज को दिखाने के लिए हम कहते हम लोग प्रोग्रेसिव हैं,
थोड़ा खराब लगता है। जाति में हो अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, कोई भी लोग हो। ये इस देश में जाति यथार्थ है। यह अलग बात है जाति शब्द कहीं और से आया, वर्ण अपने यहां जाति हो गया। जाति पोर्तुगीज का कास्ट, उसका वो अर्थ दिया हुआ, तो वर्ण कैसे जाति में हुआ वो अलग है विषय। वर्ण का रूपांतरण जाति में हो गया, जाति का रूपांतरण कर्म से हो गया। आज सबसे बड़ा चमार कौन है? बाटा। सबसे बड़ा लोहार कौन है? टाटा है। हम लोग की चमारी छूट गई, हमारी लोहारी छूट गई, हमारी सोनारी छूट गई। आज सबसे बड़ा सोनार अमिताभ बच्चन है, वो जो प्रचार कर रहा है ऑर्नामेंट्स का। मतलब ये मैं कह रहा हूं कि ये सब वर्क डिवीजन था। अब हम लोग इससे भागते, हम लोग कहते रहे जाति की बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करेंगे भाई? जाति इस देश की पहचान रही है और हमारा स्ट्रेंथ रहा है, स्ट्रेंथ रहा हमारा। जाति से भागने से क्या होगा? मित्रों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन चीजों को समझना होगा हम लोग को। जाति पे हम लोग को रिविजिट करना चाहिए। खुद अम्बेडकर ने कहा था हमको जाति व्यवस्था का पुनरावृत्ति करे, ऐसा नहीं है। जाति को रीलुक करना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए हम लोग को। जातियों से भागने से कैसे काम चलेगा? आज भी शिक्षण का काम, आज भी संस्कृत बोली जितना अच्छा ब्राह्मण बोल सकता है, हम नहीं बोल सकते हैं। हम खरी बोली बोल सकते हैं, हम पहलवानी रख सकते हैं, हम कुश्ती रख सकते हैं। यह है तो ज्ञान परंपरा को कैरी करना। मित्रों, मैं प्रोफेसर हो गया हूं संजोग से। संविधान में ब्राह्मण बनाया ही हम लोग को है, हम बाय प्रोफेशन भी ब्राह्मण हो गए हैं। मैं प्रोफेसर हूं पटना यूनिवर्सिटी में, तो ब्राह्मण हूं। और चूंकि एमएलए एमपी रहा, क्षत्रिय हूं। बैस होना बचा हुआ है, बिजनेस करूंगा तो बैस हो जाऊंगा। मतलब मैं कह रहा हूं तो ये है अपने यहां जो वर्ण का रहा है, कॉन्सेप्ट रहा है। इसलिए वर्ण को हम समझें, वर्ण को हम जानें कि वर्ण का जो हमारा ये रहा है, वर्ण को समझें, अपनी मूल को। इसलिए यह भी इसका एक मकसद है। हमें लगता है कि हमको अपने मूल को समझना होगा। हमारा रूट क्या है? रूट है तो फ्रूट है, रूट है तो फ्रूट है, मूल है तो तूल है, मूल है तो तूल है। इतना हिंदी आप समझते होंगे, तूल देना। मूल है तो तूल देना उसको है, रूट है तो फ्रूट है। ये समझना होगा हम लोग को। मित्रों, हमारी भाषा को, हमारी चीजों को तोड़ा गया। हमें कहा गया हम छोटे लोग हैं, हमें अपने आप को नकारो, ये कहा गया। मित्रों, इसलिए कहीं ना कहीं हमें वो जो कॉलोनियल थॉट्स है उससे बाहर निकलना होगा। जो कॉलोनी के लोगों ने दिया, जो पोर्तुगीज ने समझा दिया, वही गोवा कन्नड़ में चल रहा है। जो ब्रिटिश कह गए वही कलकत्ता से चल के दिल्ली आ गया। जो स्कॉटलैंड के लोग कह गए वही चल रहा है। मतलब थोड़ा हम ये प्राण तैयार करें कि अंबेडकर ने आखिर क्यों चुना बुद्ध धर्म को। इसलिए चुना कि वह रूटेड था, क्योंकि बुद्धिज्म इज द ऑफशूट ऑफ हिंदुइज्म। वो ऑफशूट है, वह जो रिफॉर्म्स था, ये सनातन धर्म का जो एक धारा था बदलाव का, सुधार का, वो था स्ट्रीम। उस स्ट्रीम को चुना उन्होंने, रूट को पकड़ा उन्होंने। इसलिए अम्बेडकर की बात हम सब करेंगे तो अपने रूट्स को देखना होगा हम लोग को। हमारा रूट क्या है? हमारी भाषा रही हो, हमारा वेशभूषा रहा हो, हमारा भोजन रहा हो। आखिर भात सब जगह है ना, भात जो भी आप कहें, बातें कहते होंगे यहाँ पे लोग। अब लोग चावल कहते हैं लोग, और भात को अक्षत कहा गया है संस्कृत में, जिसकी क्षति कभी नहीं हुई, अक्षत कहा गया है। ये क्या केरला, क्या कन्नड़, क्या कर्नाटका, क्या आसाम, क्या त्रिपुरा, सब जगह ये है। ये भोजन हमारा है। हमारा भोजन कॉन्टिनेंटल नहीं है, हमारा भोजन चाइनीज नहीं है। दो अनाज अपने यहां अभी बात चल रही है ना, मोटा अनाज की बात चली हुई है, मिलेट्स की बात चल रही है। यह भी आज अम्बेडकर होते तो शायद मिलेट का प्रचलन पहले हो गया होता। हम मोटा अनाज खाएंगे,
मोटी चमड़ी वाले हम सब लोग हैं, हम मोटा अनाज खाएंगे हम सब। ये मिलेट्स जो है यह भी बड़ी बात है। इसलिए भात का मैंने कहा कि जो भात है, भात से बात बनती है और भात से जात बनता भी, जात कटता भी है। हमारा परंपरा है कि इनको भात नहीं खाने देना है, तो बहिष्कृत है। वो भात से काट देंगे अगर तो बहिष्कृत हैं। तो ये महत्व रहा है अपने यहां। इसलिए मैंने कहा कि भोजन हो, भाषा हो, वेशभूषा हो या भजन हो। बहन जी गा रही थी अभी, कहां गई, यही थी ना, बहन जी गा रही थी। भाषा बड़े समझ में नहीं आया, लेकिन इसको भाव समझ रहा था मैं कि हिमालय से लेकर के हिंद महासागर तक हम हैं। यही नहीं था उसका मतलब कि सब हम एक है। ये बड़ी बात है। हम तो हिमालय के बगल के लोग हैं, ये समझ में आया। ये भाव है। और भारत भी वही है। भारत जो अपने भाव में रत है, ये भाव का है। अपनी भंगिमा हमारी होती है। ये सब चीजों को समझे हम अपने भारत को समझें, हम भारत के मूल को समझें, हम प्रयास करें। उससे कहीं हम लोग घबराए नहीं कि लोग कहेगा कि साहब ब्राह्मणवाद पर वापिस आ रहा है। बिल्कुल नहीं। हम भारतवाद को वापस ला रहे हैं। भारत ने जो जिन बातों को भुला दिया, या अंग्रेजों ने जो हमसे कहा कि सेल्फ डिनाई करो अपने आप को, उसको संस्कृत में 7 लाख शब्द है, इंग्लिश में केवल 1,40,000 शब्द है। शब्दों की अपनी यात्रा है। एक एक शब्द को बनने में दशक लगा है। इसलिए शब्दों की अपनी यात्रा होती है। उन शब्दों को समझना, अपने शब्द को ब्रह्म कहा गया है। हम जो आज बोल रहे हैं केवल यही नहीं है, वो जा रहा है, मिल रहा है उसमें। और आदमी कहता भी है कि साहब जो आदमी अपने मन में सोचता है वह दिखाई पड़ने लगता है। मतलब ये कि आदमी जो कुछ बोलो सोचता है ये दिखाई पड़ रहा है। इसलिए कहीं भी कुछ करो अगर तो लक्षण दिखाई पड़ता है। ये लक्षण दिखाई पड़ता है। इसलिए मित्रों, हमें भारत को समझना होगा, हमको भीम को समझना है। आजकल लोग भीम और मीम की बात कर रहे हैं, भीम और मीम की बात कर रहे हैं। तो मैंने भी चलाया एक भीम और रहीम की बात। मैं जिस संग 22 प्रतिज्ञा मैंने किया, तो मैंने भी कहा कि भीम रहीम की बात मैं भी करूंगा। बता दें आपसे, मुसलमानों में हमसे अधिक भेदभाव है। हमारे भेदभाव को उन लोगों ने खूब उंगली दिखाया है और उन्होंने खूब प्रचार किया है। क्रिश्चियंस मिशनरी ने, इस्लामिक मिशनरी ने, लिटरेचर ने हमारे दरार को, दीवार को खूब दिखाया है। क्या हम उनकी दरार दीवार को दिखाए नहीं? कम से कम उसमें जो इग्नोर्ड लोग हैं, जो प्रताड़ित हैं, उसकी बात हम लोग करेंगे। हमारा भीम रहीम वही है, हमारा भीम रहीम वही है। उनके साथ हम रहमत दिखाएंगे, हम रहम करेंगे जो वहां पे इग्नोर्ड है। एक बड़ी संख्या उनकी है मित्रों, बड़ी संख्या है। जो उसमें आर्टिजन कास्ट है, जो उसमें हुनरमंद जाति है, सब हम लोग का है, सब हमारे लोग थे, सब लोग। और उस पे वहां पे बिल्कुल उन लोगों का कब्जा है। वो ईरान के लोगों का, इराक के लोग का जो ओरिजिनल लोग थे, वो 5% लोग वहां पर है। तो हमारा जो है, हमारा तो खूब उन्होंने मजाक उड़ाया। उन लोगों ने दुनिया भर में ले गए कि साहब रेस कास्ट एक है। इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है, अगर भीम को हम लोग मानते हैं, अम्बेडकर को मानते हैं हम लोग हैं, तो निश्चित तौर से जो इस्लाम में भी, क्रिश्चियनिटी में भी जो पुअर क्रिश्चियंस है, उसकी बात हम लोग करेंगे, जो उसकी बात हम भी करेंगे जो पुअर मुस्लिम्स हैं। दलित की तरह नहीं, उनका अलग अपना कैटेगरी है, उनका ओबीसी मिलता है उनका। वो कहेंगे उनको दलित बनाओ, ये हम लोग कंडेम करते हैं, ये पुनः तोड़ने की बात होगी। उनको हम दलित का दर्जा नहीं देने वाले हैं। हाँ, जहां बैठा हुआ मुसलमान का अपर सोसाइटी के लोग हैं, वहां तुमको हम बैठाएंगे। आज माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनी हुई है, माइनॉरिटी कमीशन बना हुआ है, और बैठने वाले 99% लोग अपर लेयर के मुसलमान हैं, शेख हैं, सैयद हैं, पठान हैं।
जो रियल यहां का है, मुसलमान दो यहां पर है मित्रों, एक इंपोर्टेड है, एक कन्वर्टेड है। तो सारे इंपोर्टेड बैठे हुए हैं माइनॉरिटी कमीशन में, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में, और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट ऑलमोस्ट बजट जितना SC ST का है उतना बजट है, उतना बजट है। उसका लाभ वही ले रहा है जो इंपोर्टेड लोग हैं। हम सब बात करेंगे कन्वर्टेड लोगों का, जो कन्वर्ट हुआ है, हम उसको दिलवाने काम करेंगे। और उसको वो लोग आग लगा रहा है, तुम कहो हमको SC ST दर्जा मिले, नहीं, नॉट एट ऑल। इसलिए मित्रों ये डिस्कोर्स नए खड़े करने होंगे हम लोग को, नए नैरेटिव खड़े करने होंगे हम लोग को। भीम मीम का जो प्रयास है उसको हम पंक्चर करना होगा हम लोग को इस भीम रहीम के माध्यम से। और जो 22 प्रतिज्ञा है हमारा, जो मैंने कहा जो एकादश व्रत है, उसके बाद में गांधी ने भी अपनाया था उसको, और वो कुछ और नहीं, यम नियम का ही सम्मिश्रण है। वो 5 यम और 5 नियम है उसका है, एक अस्ते उसमें जोड़ दिया गया है, अस्ते जोड़ा गया उसमें। तो एकादश व्रत है, सप्त क्रांति लोहिया का है, और 3 खुद इनका मंत्र जो था वो 3 है, और एक मंत्र जो दीनदयाल जी का है, अंत्योदय का मंत्र जो है, एकात्म मानववाद का जो मंत्र है वह मंत्र है मित्रों। इसलिए वह उन 22 का जो है हम लोग का ये अपने नैरेटिव लेकर चलना हो, ये पॉजिटिव है, लोग स्वीकार करेगा इसको। बहुत निगेटिविटी को स्वीकार करने को लोग तैयार नहीं है मित्रों। अब शेड्यूल कास्ट में भी तीसरी पीढ़ी पढ़ी लिखी आ गई है। मैं तो कैंपेन चला रहा हूं कि 3 पीढ़ी का जिसने आरक्षण लिया है, खुद ब खुद चौथा पीढ़ी का लोग आरक्षण छोड़ दे। 3 पीढ़ी आरक्षण लिया, चौथा पीढ़ी छोड़े, और मिले उसको उसी कैटेगरी में। हमारा एक भाई गरीब है, उसको मिले। मेरे पिताजी इंजीनियर, मैं प्रोफेसर पॉलिटिशियन, मेरा बेटा प्रोफेसर पॉलिटिशियन हो गया। एक चलाना होगा अंदर में ही, एक इंटर भी, एक इंट्रा भी चलाना होगा हम लोग को। इसलिए हम सब लोग एक केवल सेरिमोनियल नहीं, हम एक इंस्ट्रूमेंटल कैंपेन रूप में चलाई सब चीजों को, यह स्वीकारना होगा हम लोग को। अम्बेडकर जी ये निश्चित तौर से होते आज ये किया होता। उन्होंने मित्रों उन्होंने कहा है बहुत बड़ी बात कि लाइफ शुड बी ग्रेटर नॉट लॉन्गर। अब ये कितनी बड़ी बात है। मैं कहता हूं लॉन्गर भी हो ग्रेटर भी हो, मतलब ये कि कितना फिलोसॉफिकल पार्ट है अंबेडकर जी का। पॉलिटिकल पार्ट, हिस्टोरिकल पार्ट तो समझ में आता है, लेकिन जो फिलोसॉफिकल पार्ट उनका है ये कितना महत्वपूर्ण है, ये आप सोच ले आप कि ये लाइफ शुड बी ग्रेटर, लॉन्गर हो ना हो, ग्रेटर हो। कितनी बड़ी बात है। अब ये बातें आदमी अनुभव से कह सकता है, ये बात केवल ऐसे नहीं कह सकता है लोग। इसलिए जो उनका फिलोसॉफिकल पार्ट है उनका, जो आंखों की बात कहा उन्होंने कि आंकड़े की भाषा एक होती है और आंखों की कई भाषा होती है। जैसे हम कहते हैं उसको कि आंखें जब झुकी हो तो उसे हया कहते हैं, हया मतलब लाज। आंखें जब उठी हो उसे दुआ कहते हैं। आंखें जब सीधी हो तो उसे बदा कहते हैं, गुस्सा। और जब आंखें तिरछी हो तो उसे अदा कहते हैं, स्टाइल। ये तो 4 भाषा दिखाई पड़ती है आंख की है। आंकड़ों की भाषा एक दिखाई पड़ती है। इस लोग कहते थे गांधी से, गांधी जी बहुत आंकड़े मत दिखाओ हमको, तुम आंख से आंख मिला के बात करो हमसे, आंख से आंख मिलाओ, तुम्हारे आंख में बेईमानी है। वो कहते थे उनको स्पष्ट तौर से कि आंखों में बेईमानी है, ये आंखों की बात मत दिखाओ हमें। वो तो थैंक्स टू मदन मालवीय जी, कहा कि मालवीय को बुलाओ, वो तुमसे बड़ा ब्राह्मण है, तुम तो बढ़िया हो ब्राह्मण है, उनको बुलाओ, मैं उनकी बात मान लूंगा, तुम्हारी बात नहीं मानूंगा मैं। तो आरक्षण का जो मामला हुआ, जब गांधी जी बैठे हुए थे इस पे अनशन पे, तो मदन मोहन मालवीय को बुलाया गया। और जो बना एक बना था कॉमनल अवार्ड बना था कि दलित दलित को चुनेगा, आदिवासी आदिवासी को चुनेगा, वो खत्म हुआ। ये कोई गांधी जी के प्रयास से नहीं हुआ है, मदन मोहन मालवीय जी के प्रयास से हुआ है। बनारस लाया गया उनको, तब कहा कि सब सबको वोट करेगा। आज हम सब लोग को वोट किया, ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, यादवों ने, दलित सब लोग वोट किया हम लोग।
तो अगर ऐसा हो गया होता जैसा अंग्रेज चाह रहे थे तो देश टूट गया होता। इसलिए हम बड़े आभारी हैं डॉक्टर अम्बेडकर के, मदन मालवीय के, उन्होंने यहाँ के लोगों को आरक्षण दे करके इस देश को टूटने से बचा लिया। सॉवरेन रहा कंट्री है, इसलिए उस आदमी का जोड़ा बहुत अद्भुत है मित्रों। इसलिए मैं कहता हूं अम्बेडकर का ए क्या है? ए अमलगमेशन है, ए आर्गुमेंटेशन है। अम्बेडकर आर्गुमेंट करते थे, समाज को जोड़ने की बात करते थे। एम मॉडरेशन है, मॉडरेशन है, बीच के बात, मध्य मार्ग की बात करते थे वो। इसलिए क्या उसमें बुद्धिज्म मध्य मार्ग, मॉडरेट था उनका। बी नो ब्रेकिंग, ओनली ब्रिजिंग। ब्रेक नहीं करना है, ब्रिज करना सोसाइटी को है, ब्रिजिंग करना है। बी ई इनरेज नहीं, इंगेज होना है। गुस्सा में नहीं, इंगेज होकर बात करना हमको है, वार्ता करना होगा। इनरेज नहीं, इंगेज होकर बात करना होगा। डी डिवीजन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन। डिवीजन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। के नॉलेज से होगा, नॉलेज से होगा, नो हाउ से होगा, निटिग्रिटी से नहीं होगा। कहते थे गांधी रहते लगे रहते निटिग्रिटी में, तत्कालिक समस्याओं को निपटाओ, निटिग्रिटी करो। नो, नॉलेज से होगा उसका सिस्टम। आर्गुमेंट करो उसके लिए तुम। एल अम्बेडकर का कि ए फिर एसर्ट करना, अपनी बातों को ताकत से कहना, एसर्ट होना। आर रिएक्शनरी नहीं, रिस्पॉन्सिबल होना है हम लोग को। इसलिए मित्रों अम्बेडकर को समझना बचा हुआ है निश्चित तौर से। तो हम मानते हैं कि ये देश में 4 तत्व है, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, सोल। दीनदयाल जी भी कहते थे और तमाम हमारे वेदों उपनिषदों में कहा कि बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, सोल। हम एक व्यक्ति अगर हैं, एक इकाई हैं, तो इसमें बॉडी भी है, माइंड भी है, इंटेलेक्ट भी है, सोल भी है। अंबेडकर दलित मूवमेंट के सोल थे, सोल थे वह। दलित के सोशल मूवमेंट का सोलवाद भी था, सोल थे। बॉडी माइंड होंगे रामविलास जी और जगजीवन राम जी, वो सोल थे, वह सोल थे। इसलिए आइए इस सोल को समझने का प्रयास करें हम सब। कहते थे सोल सीकिंग, इसलिए वह बिल्कुल आत्मा थे, वह चिति थे, वो सामाजिक चिति थे, वह सोशल कॉन्शियसनेस थे, वह उसको जानना चाहिए हम लोग को। उन्होंने कुछ और बातें कही थी आगे कि इस देश को बढ़ना अगर आगे है तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से सोशल डेमोक्रेसी को जाना होगा। फ्रॉम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी टू सोशल डेमोक्रेसी। क्या मतलब उनका है? जो सोशल रियलिटी इस इंडियन सोसाइटी का है उसको जानना होगा हम लोग को, सोशल डेमोक्रेसी की बात। फिर कहा था उन्होंने कि आजादी तो मिल गई है मगर इस देश में एक ग्रामर ऑफ एनार्की का आलम होगा। उन्होंने कहा था ग्रामर ऑफ एनार्की का आलम होगा। तो एनार्की मतलब अराजक लोगों का, जो लोग थे उस समय, कांग्रेस के लोग, कम्युनिस्ट लोग, वो सब बिल्कुल अराजक थे। बोले ग्रामर ऑफ एनार्की होगा, जो फेस किया हम लोगों ने लगभग 40-50 साल में फेस किया है, ग्रामर ऑफ एनार्की। और कहते थे उसी में से कुछ लोग निकलेंगे जो केमिस्ट्री ऑफ कंस्ट्रक्ट की बात करेगा, केमिस्ट्री ऑफ कंस्ट्रक्ट की बात करेगा। आज उसी का उपज है अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसी की उपज हैं दीनदयाल उपाध्याय जी, उसी की उपज हैं मोदी जी, जो केमिस्ट्री ऑफ कंस्ट्रक्ट की बात। और उस समय कहा उन्होंने कि ग्रामर ऑफ एनार्की के विषय विष केमिस्ट्री ऑफ कंस्ट्रक्ट खड़ा करना पड़ेगा यहां के जनमानस को। तैयारी हो जाओ तुम लोग, करो। ये बड़ी बात थी मित्रों। इसलिए उनके द्वारा कही गई बातें उस समय भी, और उनका जो फ्यूचरिस्टिक बयान था वह भी हम सब के लिए एक ध्येय है। हम सब समझने की आवश्यकता हम लोग को है, लेकिन हमको समझना ये हमारा इश्यू है। ये इश्यू नागराज जी का है, ये इश्यू हम सब का है। आज इसीलिए लोग, अब हमें लोग कह रहे हैं कि साहब ये लोग, अभी जो सरकारें हैं दिल्ली की, वो लगातार क्यों जीत रही है? कुछ सेटिंग है क्या?
मैंने कहा सेटिंग है। सेटिंग ये है कि सोशल इंजीनियरिंग की नई परिभाषा हम सब जान गए हैं। सोशल इंजीनियरिंग का जो नई परिभाषा हम लोग जान गए हैं। तुम लोग, हमने बिहार में कहा लोगों से कि सामाजिक न्याय के नाम पे पिछले 30 साल में केवल 2 ही लोग चीफ मिनिस्टर हुए हैं, केवल 2 ही लोग। और हमारे यहां तो साहब जहां तहां देख ले आप, मतलब इन ए ट्विंकलिंग ऑफ आई चीफ मिनिस्टर चेंज हो जा रहे हैं और डिफरेंट समाज के लोग आ रहे हैं। बड़ी बात है ये गट्स होना। इसलिए मित्रों, समाजवाद के नाम पे, सामवाद के नाम पे कुछ लोगों का, कुछ परिवार का वर्चस्व बना रहा है, उसके खिलाफ संघर्ष किया हम लोगों ने। हमने बिगुल फूका हमने कि कैसे जस्टिस को it may be made more and more distributive, not merely social justice but distributive justice। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर कहते थे जस्टिस मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इंक्लूसिव हो और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बने। इसलिए हम जो देखा इधर, मेरा आने का एक और कारण है, जो अभी कैटेगराइजेशन किया रिजर्वेशन का है, मैं रियली उन लोगों को बधाई देता हूं। जो वर्ग छूटा हुआ था उन सबको कर्नाटक ने एक नया मिसाल दिया है। उसी आरक्षण को बिना बढ़ाए हुए उसी आरक्षण को उन लोगों को बांटा है जो लोग छूटे हुए थे। अब ये जो री इंजीनियरिंग है ये समझना होगा। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी है, सोशल इंजीनियरिंग भी है और इंटेलेक्चुअल इंजीनियरिंग भी है। इसलिए मित्रों, निश्चित तौर से अंबेडकर होते तो शायद खड़ा होकर कहते कि साहब जो बातें आज कह रहे हैं अडवाणी, अटल जी कह रहे थे, अडवाणी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं। इसीलिए हम बहुत ज्यादा धन्यवाद देते हैं नागराज जी का, जिन्होंने आज इस तमाम अपने इंगेजमेंट को छोड़ करके यहाँ पर आए, लगे और इस ढंग से उन्होंने बातों को रखा। जैसे उन्होंने कहा, एक बात और कहा कि सॉवरेनिटी ऑफ स्क्रिप्चर्स, बहुत बड़ी बात है। इंडिया में क्या है कि हर धर्म का जो अपना स्क्रिप्चर्स है उसी को सॉवरेन मानता है लोग। इलेक्टेड गवर्नमेंट को सॉवरेन मानने को तैयार नहीं लोग हैं। तो सॉवरेनिटी ऑफ स्क्रिप्चर्स पे अटैक करना होगा हम लोग को। इसीलिए उन्होंने कहा था कि देयर शुड बी यूनिफॉर्म सिविल कोड, देयर शुड बी कॉमन सिविल कोड। इसलिए कहा था उन्होंने कि जो सॉवरेनिटी ऑफ स्क्रिप्चर्स है उसको कम करना है, तो हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना होगा। उन्होंने कहा था कि संस्कृत ही हमारा मदर टंग होना चाहिए, हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए। आज इतना डिफरेंसेस है भाषाओं को लेकर के, तो शायद इसीलिए हो गया है क्योंकि संस्कृत हमारी भाषा, मातृभाषा नहीं रही मित्रों। तो ये इतने, मतलब कि उनका प्रेडिक्शन उनका था, इतना अद्भुत था, आप देख सकते हैं। फिर महिलाएं बहन, जो हमारी जितनी बहनें हैं, बहनों के लिए जैसे मैंने कहा कि मैं सीता की धरती चाहता हूं और मैं कन्या पक्ष का हूं, तो अंबेडकर को मानता हूं, अंबेडकर पहले थे व्यक्ति जिन्होंने कन्या के लिए, महिलाओं के लिए आवाज उठाया। और उन्होंने छोड़ा, इसीलिए मंत्रिमंडल छोड़ा उन्होंने कांग्रेस का, इसीलिए क्योंकि हिंदू के प्रॉपर्टी में महिलाओं का अधिकार बराबरी का हो, उसका वहां उस समय के लोगों ने विरोध किया था। केवल यही खड़ा हुए थे कि महिलाओं का अधिकार होना चाहिए, उसका अधिकार मिले मैरिज में, उसका अधिकार मिले प्रॉपर्टी में। तो इसलिए मैं कहता हूं कि महिलाओं को तो विशेष तौर से उनके प्रति और ऋणी होना चाहिए कि महिलाओं की आजादी के लिए, संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए वो लगातार लड़ाई लड़े और उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा। इसलिए क्योंकि नेहरू जी ने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, आप आने वाले 100 साल की बात कर रहे हैं आप, और वो करना पड़ा लोगों को। और वह दिन दूर नहीं है जब हम सब के प्रयास से संसद विधानमंडल में महिलाओं का हिस्सेदारी बढ़ने वाली है, बढ़ने वाली बहनों, बढ़ेगा सब। इसलिए मित्रों, अंबेडकर को जितना समझना चाहिए था हम लोग को नहीं समझे हैं, और समझना बचा हुआ है। जैसे हमने कहा कि अनकॉन्शियस कौन लोग हैं, ये हम लोग के लोग हैं। हम लोग के लोग जो समाज में आए तो बहुत पता नहीं उनको है। अब हम लोग जो लोग आए तो लगा कि साहब अगर इनके साथ हम खिचड़ी खा लेंगे तो मामला खत्म हो जाएगा। पहले हुआ कि साहब सीटिंग होना चाहिए, नागराज जी हम लोग साथ बैठ जाएं तो मामला खत्म हो जाएगा। फिर हुआ कि ईटिंग होना चाहिए, साथ में हम भोजन करेंगे तो शायद खत्म हो जाएगा। फिर हुआ कि मीटिंग करना चाहिए, इनको भी एमपी एमएलए बनाओ, शायद खत्म हो जाएगा।
तो सीटिंग, ईटिंग, मीटिंग, लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कि वीटिंग भी हो, हमारा बात का भी बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए। जो ये दलित विजडम है, जो ट्राइबल विजडम है, वो साइड स्ट्रीम नहीं है, वो भी मेन स्ट्रीम विजडम है। उस मेन स्ट्रीम विजडम का इस्तेमाल करना चाहिए। अंबेडकर की महत्व बढ़ रही है, मतलब इसका है हम ये मान के चल रहे हैं कि अब समाज ने समझा है कि अंबेडकर भी मेन स्ट्रीम विजडम थे। अंबेडकर कोई पेरिफेरी वाले नहीं थे, अंबेडकर कोई साइड स्ट्रीम के नहीं थे। अंबेडकर का विजडम नॉलेज जो है वही इंडियन नॉलेज सिस्टम रहा है, उसको प्रिजर्व करना होगा, तब समाज हमारा आगे बढ़ेगा मित्रों। इसलिए मित्रों, वसुधैव कुटुंबकम की बात करनी हम लोग को है। दुनिया में अपना छाप बनाना अगर हमको है तो अंबेडकर को हम लोग जिस ढंग से समझ रहे हैं और समझना होगा, और जो हमारा वर्ण व्यवस्था है उस वर्ण को समझना होगा, परिवार व्यवस्था समझना होगा हम लोग को, ताकि दुनिया में मित्रों, दुनिया भी बिल्कुल एक दुनिया में जिसका टूटन और घुटन बना हुआ है। खास के पैंडेमिक्स ने, इस रोग ने इतना तोड़ दिया है कि जो भारत की ओर सब निगाह लगाए बैठा हुआ है। भारत में आखिर इतना टूटन क्यों नहीं हुआ, कितने लोग मर गए अमेरिका में। इसलिए मित्रों, हमें बचना होगा ABCD से। A अमेरिका, B ब्रिटेन, C चाइना और D डेनमार्क। आज का डेनमार्क बना हुआ ट्रेडमार्क है लोगों का, इसलिए हमें बचना होगा इन चारों से मित्रों। आइए हम सब लोग अंबेडकर को समझना अगर है तो इस ABCD से हम लोग बचें। अमेरिकन कम से कम बने, ब्रिटिशर कम से कम बने, चाइनीज कम से कम बने। और मैं डेनमार्क इसलिए कह रहा हूं कि स्कैंडिनेवियन कंट्री का हिस्सा है, हुआ उसका लीडर है हुआ, तो उससे बचे। और हमारा ABCD क्या है? हमारा ABCD A अध्यात्म है, B भाव है, भाव, C चित्त और चिति है, और D धर्म है। धर्म रिलीजन नहीं है मित्रों, धर्म है। ये हमारा ABCD है, ये हमारा मूल है। इसी के पक्षधर अम्बेडकर थे। इसलिए आइए हम सब लोग मित्रों अम्बेडकर को याद करें और अम्बेडकर को समझने का प्रयास करें, और अम्बेडकर को जिए हम सब लोग, जिए हम सब लोग। इसलिए जो उनके मोरालिटी था, ये दृष्टा भाव कहा था आपने, दृष्टा भाव। अम्बेडकर बिल्कुल दृष्टा भाव से देखते थे वो। आप जब दृष्टा हैं और कर्ता हैं तो कर्ता भाव में एरोगेंस है, दृष्टा भाव में इनोसेंस है। इसलिए उन्होंने कहा था कि दृष्टा भाव को अपनाओ, कर्ता भाव में एरोगेंस आता है। आइए हम सब मिलकर मित्रों अम्बेडकर को समझें और अम्बेडकर को जीवन में अमल करें दृष्टा भाव से। थैंक यू वेरी मच।